गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लास में मैं सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। यहाँ बच्चों आज हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। आज हमारा रहेगा टॉपिक फ़िरोज़ तुगलक। फ़िरोज़ तुगलक के इतिहास की जानकारी की बात आज हम करेंगे। तुगलक के प्रशासनिक क्षेत्र में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, फ़िरोज़ तुगलक क्या क्या योजनाएं लेकर हमारे लिए योजनाएं लेकर आते हैं। आज उन योजनाओं की मैं आपके सामने विस्तार से चर्चा करने जा रहा हूँ। फ़िरोज़ तुगलक का आर्थिक क्षेत्र में क्या योगदान रहता है, फ़िरोज़ तुगलक का धार्मिक क्षेत्र में क्या योगदान रहता है, फ़िरोज़ तुगलक का भू राजस्व क्षेत्र में क्या योगदान रहता है, फ़िरोज़ तुगलक का सार्वजनिक क्षेत्र में क्या योगदान रहता है। एक एक का हम आज विश्लेषण किया जाएगा। सबसे पहले यहाँ फ़िरोज़ तुगलक की भू राजस्व व्यवस्था में सुधार को देखा जा रहा है। भू राजस्व व्यवस्था में सबसे पहले फ़िरोज़ तुगलक ने यहाँ दिल्ली सल्तनत के अधिकारियों को ज़मीन की जांच पड़ताल के लिए नियुक्त किया था कि सभी प्रांतों की और सभी स्थानीय जगहों की जो ज़मीन होती थी उस ज़मीन का संतुलन क्या होता था, ज़मीन की नाप जोख करवाई जाती थी। और जांच पड़ताल करने के बाद यहाँ के अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया था कि आपको यह जो प्रांतों में जो किसानों के पास ज़मीन है और उनसे कितना भू राजस्व वसूल किया जाता है, कितना भू राजस्व वसूल किया जा रहा है, उसका मुझे पूरा आकलन चाहिए। और ऐसा करने वाले दिल्ली सल्तनत के इतिहास में तुगलक वंश के तीसरे सुल्तान फ़िरोज़ तुगलक होते हैं बच्चों। और इसी आकलन के आधार पर आय और व्यय की गणना की जाएगी और यह गणना के आधार पर एक अध्यक्ष को नियुक्त किया गया था। और इस अध्यक्ष का नाम क्या होता है, इस अध्यक्ष का नाम ख्वाजा जुनैद होता है। यहाँ ख्वाजा जुनैद यहाँ बच्चों जांच पड़ताल करते हैं, ज़मीन की आय का आकलन करते हैं और आकलन करने के बाद ख्वाजा जुनैद ने जो आकलन किया था उस आकलन के आधार पर 6,85,00,000 रुपए का आय कहाँ जमा होता था, राजकोष में जमा होता था। और ये जो राजकोष में जमा होने के बाद इतनी आय होती थी, इतना व्यय होता था, ये सब चीज़ों को देखा जा रहा था भू राजस्व व्यवस्था में। और इस भू राजस्व व्यवस्था के आधार पर फ़िरोज़ तुगलक ने यहाँ चार प्रकार के टैक्स लगाए थे। पहला टैक्स कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, चौथा कौन सा है। पहला टैक्स ज़कात है, दूसरा टैक्स खम्स है, तीसरा टैक्स कौन सा आता है बच्चों, जजिया टैक्स आएगा। चौथा टैक्स कौन सा आता है, चौथा टैक्स खिराज आता है। यहाँ फ़िरोज़ तुगलक ने सिंहासन पर आसीन होने के बाद अपने राज्य के अंदर 23 प्रकार के टैक्स को समाप्त कर दिया था। और समाप्त करने के बाद उसने यहाँ 4 प्रकार के टैक्स लगाए थे। ज़कात का अर्थ क्या होता है, खम्स का अर्थ क्या होता है, जजिया का अर्थ क्या होता है और खराज का अर्थ क्या होता है। यहाँ ज़कात से मतलब होता है यह एक धार्मिक टैक्स कहलाता है। और यह धार्मिक टैक्स बच्चों
किससे लिया जाता है? यह मुसलमानों से लिया जाता है। मुसलमानों से ये टैक्स क्यों लिया जाता है? क्योंकि धार्मिक कल्याण के लिए, धार्मिक संस्थाओं की स्थापना के लिए जो व्यय किया जाएगा वो व्यय मुसलमानों की आय का 40वां भाग होता है। मुसलमानों की आय का कौन सा भाग होता है? ये 40वां भाग होता है। और इसी 40वें भाग को धार्मिक कल्याण में यूज किया जाता है। यहाँ हम पहला ज़कात को देखने के बाद अब हम खम्स की बात करते हैं। खम्स किसे कहा जाता है? दिल्ली सल्तनत के इतिहास में खम्स का मतलब होता है जब सुल्तान युद्ध के लिए जाते थे और वहाँ युद्ध में जो धनराशि इनको प्राप्त होती थी उसी धनराशि को ये आपस में बांट लेते थे। और इसका बंटवारा किस प्रकार होता था, यहाँ किस प्रकार से उस जो युद्ध की लूट में जो धनराशि प्राप्त हुई है उसका बंटवारा ये 2 तरीक़ों से करते थे। पहला तरीका कौन सा था और दूसरा तरीका कौन सा था? पहला, युद्ध में मिली धनराशि का 1/5 भाग ये सुल्तान के राजकोष में जमा होता था और 4/5 भाग कहाँ जमा होता था? ये सैनिकों को आपस में बांट लिया जाता था। तो खम्स की मैंने यहाँ 2 प्रकार से चर्चा की है बच्चों। पहला 1/5 है, दूसरा 4/5 होता है। 1/5 भाग अभी मैंने आपको बताया बच्चों, ये सुल्तान के राजकोष में जमा होता है और 4/5 भाग सैनिक आपस में बांट लेते थे। लेकिन एक अपवाद के रूप में देखा जाए तो अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इसका अपोजिट होता था। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में यह 4/5 भाग राजकोष में जमा होता था और 1/5 भाग सैनिक आपस में बांट लेते थे। इसी व्यवस्था को खम्स कहा जाता है। यहाँ अब हम जजिया की बात करें तो जजिया टैक्स क्या होता है? गैर मुसलमानों पर जो टैक्स लगाया जाता है वही जजिया टैक्स कहलाता है। ये गरीबों से नहीं लिया जाता है, ये ब्राह्मणों से नहीं लिया जाता है, ये दीनहीन जो देने की स्थिति में नहीं होती है उन लोगों से ये टैक्स नहीं लिया जाता है। यह टैक्स बच्चों जो समृद्धशाली होते हैं, जिनके आय का साधन होता है, उनसे जजिया टैक्स वसूल किया जाता है। यहाँ मैं बात कर रहा था जजिया टैक्स की, तो जजिया टैक्स में अभी मैंने एक नाम लिया है, गैर मुसलमानों से ये टैक्स लिया जाता था। तो ये गैर मुसलमान कौन होते थे? ये हिंदू होते थे जिनसे ये टैक्स वसूल किया जाता था। यहाँ हम बात कर रहे हैं दिल्ली सल्तनत के इतिहास में फ़िरोज़ तुगलक की। यहाँ फ़िरोज़ तुगलक दिल्ली सल्तनत के इतिहास के पहले ऐसे शासक होते हैं जिन्होंने ब्राह्मणों पर जजिया टैक्स लगाया होता है। अब हम यहाँ खराज की बात करें। खराज यह एक भूमि कर होता है बच्चों। खराज क्या होता है? खराज एक भूमि कर होता है। खराज और उस्र में क्या अंतर होता है? खराज और उस्र क्या होता है और खराज क्या होता है? खराज और उस्र, यहाँ खराज का मतलब होता है बच्चों भूमि कर होता है। ये कर का मतलब होता है टैक्स और यहाँ उस्र का मतलब होता है भूमि कर। अब बच्चों आप ये मुझसे पूछते हो कि सर खराज का मतलब भूमि कर होता है, उस्र का मतलब भूमि कर होता है। अगर खराज का मतलब भी भूमि कर होता है और उस्र का मतलब भी भूमि कर होता है तो यहाँ दोनों में क्या अंतर रहा? तो यहाँ खराज भूमि कर यह हिंदुओं से वसूल किया जाता था। जो हिंदू
जो किसान होते थे, ज़मीन पर खेती करते थे, ऐसे किसानों को राजकोष में टैक्स जमा कराना होता है और यह टैक्स खराज कहलाता है। उसी प्रकार उस्र मुस्लिम समुदाय से वसूल किया जाता था, जो मुसलमान किसान होते थे, और वह यह टैक्स राजकोष में जमा करवाते थे। ये भूमि की उपज का 10% होता था। कितना होता था बच्चों? ये भूमि की उपज का 10% होता था। यहाँ हमने 4 प्रकार के टैक्स की बात की। पहला टैक्स कौन सा है, दूसरा टैक्स कौन सा है, तीसरा टैक्स कौन सा है और चौथा टैक्स कौन सा है। यहाँ पहला ज़कात है, दूसरे नंबर का खम्स है, तीसरे नंबर का जजिया है और चौथा नंबर खराज होता है। अब हम भू राजस्व व्यवस्था में आगे की बात करें तो सबसे पहले दिल्ली सल्तनत के इतिहास में नहरों का निर्माण करने वाले गयासुद्दीन तुगलक होते हैं। कौन होते हैं बच्चों? गयासुद्दीन तुगलक। दिल्ली सल्तनत के इतिहास में गयासुद्दीन तुगलक ने 1325 में नहरों का निर्माण करवाना प्रारंभ किया था, लेकिन किसी परिस्थिति अभाग्यवश यह अफ़गानपुर में एक लकड़ी का महल होता है। जगह कौन सी है? अफ़गानपुर है। यहाँ लकड़ी के महल से ये गिर जाते हैं और गिर जाने से इनकी मृत्यु हो जाती है। और इसके बाद नहरों के निर्माण का कार्य यहाँ रुक जाता है। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल 1325 से 1351 आता है। 1325 से 1351 मोहम्मद बिन तुगलक अपनी 6 योजनाओं में बिजी रहते हैं। उन्हें किसी प्रकार का समय नहीं मिलता है। और इसके बाद आगे हम चलते हैं तो किसका शासनकाल आएगा? फ़िरोज़ तुगलक का शासनकाल आता है 1351 से 1388। यहाँ फ़िरोज़ तुगलक ने नहरों का निर्माण करवाया था और नहरों के निर्माण के आधार पर सिंचाई व्यवस्था का प्रबंध किया था, जिससे किसानों को क्या होगा? लाभ मिलेगा। और इसी व्यवस्था के आधार पर यहाँ ये एक टैक्स लगाते हैं जिसको शीर्ष कहा जाता है। यहाँ बच्चों तारीख़ फ़िरोज़शाही में नहरों के निर्माण का पूरी तरह से उल्लेख हमें प्राप्त होता है। आगे भू राजस्व व्यवस्था में अगर हम बात करें तो याहिया सरहिंदी एक इतिहासकार है और इनकी किताब का क्या नाम होता है? तारीख़ मुबारक शाही में ये नहरों के निर्माण का उल्लेख मिलता है। यहाँ हम फ़िरोज़ तुगलक के भू राजस्व व्यवस्था को देखा जा रहा है। भू राजस्व व्यवस्था के बाद अगर हम फ़िरोज़ तुगलक की बात करें तो फ़िरोज़ तुगलक ने एक दास विभाग की स्थापना की थी। प्रशासनिक सुधारों की हम बात करें तो दास विभाग बनाया था। इस दास विभाग को क्या कहा जाता है? दीवान ए बंदगान नाम से इसे जाना जाता है। 1,70,000 यहाँ दास थे और फ़िरोज़ तुगलक ने इस तरह यहाँ दासों के लिए एक पूरा विभाग खोला था और इस विभाग में इतने सारे दासों की संख्या थी। इनका दास यहाँ दरबार में राज्य के अंदर कोई ना कोई कार्य करते थे और
उनको जो है रहना खाना पीना सब प्राप्त होता था। यहाँ हम दासों की बात कर रहे हैं और यही दास आगे चलकर फिरोज़ तुगलक के लिए हानिकारक सिद्ध होते हैं। अब हम यहाँ दास विभाग के बाद अगर धार्मिक सुधारों की बात की जाए तो फिरोज़ तुगलक ने धर्म के मामले में कौन सी नीति अपनाई थी, और फिरोज़ तुगलक धार्मिक क्षेत्र में फिरोज़ तुगलक कट्टर इस्लाम धर्म के समर्थक थे। ये कौन से धर्म के समर्थक थे बच्चों? ये इस्लाम धर्म के समर्थक थे और इस्लाम धर्म को मानते थे। इसका मतलब यह हुआ कि यह हिंदुओं पर अत्याचार करते थे। और अगर तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो इससे पहले मोहम्मद बिन तुगलक जो थे उन्होंने अपने दरबार में हिंदुओं को नियुक्त किया था। जैसे कि मैंने आपको बताया था, सबसे पहले रतन करके रतन सहवास गुलबर्गा रतन सहवास हैं और ये दक्षिण भारत में गुलबर्गा के में नियुक्त किए गए थे। और इधर कश्मीर में हिंदू उत्तराधिकारी को नियुक्त किया गया था। केंद्रीय विभाग में उच्च पदों पर हिंदुओं को नियुक्त किया था। तो वही मोहम्मद बिन तुगलक के इतिहास को उठाकर हम देखते हैं तो वो हिंदुओं को उच्च पद पर नियुक्त करते हैं। और हम अगर फिरोज़ तुगलक के इतिहास को देखते हैं तो यहाँ हिंदुओं के साथ अत्याचार किया जाता है, हिंदुओं को उच्च पद प्रदान नहीं किया जाता है। यहाँ बच्चों हम देख रहे हैं फिरोज़ तुगलक ने हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा गया। ये हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ते हैं और यहाँ इसका एक उदाहरण भी है। मैंने आपको ये बताया था, उड़ीसा के जाज नगर पर ये हमला करते हैं। और उड़ीसा के शासक कौन होते हैं बच्चों? उड़ीसा के शासक गणपति होते हैं। ये अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। जाज नगर में जो हिंदुओं के मंदिर हैं उनको तोड़ा गया था। जगन्नाथ का मंदिर है उसको तोड़ा गया था। अगर निष्कर्ष रूप से कहा जाए तो फिरोज़ तुगलक सल्तनत के इतिहास में इस्लाम धर्म के कानून के आधार पर शरीयत को मानने वाले होते हैं। शरीयत के आधार पर ही ये चलते हैं। अब हम इसके धार्मिक सुधार को देखने के बाद अगर हम इसके सार्वजनिक हित के कार्यों को देखा जाए तो सार्वजनिक हित के कार्यों को देखा जाए तो यहाँ बच्चों सार्वजनिक क्षेत्र में इन्होंने गरीबों के लिए एक अस्पताल बनवाया था। गरीबों के लिए क्या बनवाया था? एक अस्पताल बनवाया था जिसे फारसी भाषा में क्या कहा जाता है? दीवाने खैरात के नाम से जाना जाता है। कौन सा नाम? दीवाने खैरात के नाम से जाना जाता है। यहाँ हम फिरोज़ तुगलक की अगर आलोचनात्मक व्याख्या की जाए तो कुछ इतिहासकारों के अनुसार फिरोज़ तुगलक काफ़ी हद तक ये देखा जाए तो वो अच्छाई और बुराइयों का मिश्रण होते हैं। और अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो एक इतिहासकार है एल फिंस्टन और एक इतिहासकार हैं यहाँ पे, एक इतिहासकार का नाम है हेनरी इलियट, सर हेनरी इलियट। इन्होंने फिरोज़ तुगलक को शेरशाह सूरी और अकबर की तरह एक महान व्यक्ति बताया है। एल्फिंस्टन और हेनरी इलियट कहते हैं कि फिरोज़ तुगलक की तुलना अकबर से करते हैं। जिस प्रकार अकबर मुग़ल सम्राट में एक महान कहलाए जाते हैं, उसी प्रकार यहाँ बच्चों हेनरी और एल्फिंस्टन ये कह रहे हैं कि फिरोज़ तुगलक एक महान की श्रेणी में आते हैं। जिससे अकबर महान था वैसे ही यहाँ
फिरोज़ तुगलक महान है, लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें तो फिरोज़ तुगलक के बारे में ये कहना काफ़ी हद तक उचित है कि उसका शासनकाल काफ़ी हद तक अच्छाइयों और बुराइयों का मिश्रण रहता है। यहाँ फिरोज़ तुगलक शेरशाह सूरी और अकबर की भांति एक महान शासक ना होकर एक सामान्य दर्जे का शासक होता है। तो यहाँ आलोचनात्मक व्याख्या की गई है। एक तरफ तो फिरोज़ तुगलक को क्या बताया गया बच्चों, महान बताया जा रहा है, और दूसरी तरफ फिरोज़ तुगलक को एक सामान्य दर्जे का शासक बताया जा रहा है। अब हम फिरोज़ तुगलक के बारे में देखा जाए तो उसने यहाँ सैनिकों के जो पद थे उनको वंशानुगत बना दिया था। और यहाँ बच्चों फिरोज़ तुगलक का हमने प्रशासनिक सुधारों की बात की थी, और प्रशासनिक सुधारों में हमने आज क्या क्या डिस्कस किया। हमने सबसे पहले भू राजस्व व्यवस्था के बारे में डिस्कस किया था। भू राजस्व व्यवस्था में सुधार करने वाला और इस तरह नाप करने वाला जो जुनेद को नियुक्त किया था, आय और व्यय की गणना की गई थी। आय और व्यय की गणना के आधार पर ही ये निष्कर्ष निकाला गया था राजकोष में कितना जमा हो रहा है, राजकोष में कितना पैसा निकाला जा रहा है। यहाँ जुनेद, इसके बाद उन्होंने ये डिसीजन लिया था, फिरोज़ तुगलक यहाँ 23 प्रकार के टैक्स इन्होंने अपने दरबार में समाप्त कर दिए थे और केवल 4 प्रकार के टैक्स लगाए थे। जजिया टैक्स लगाया था, ज़कात टैक्स लगाया था, खम्स टैक्स लगाया था, खराज टैक्स लगाया था। चारों का मैंने डिटेल अभी आपको बताया है बच्चों। और हमने ये पढ़ा था, इसने यहाँ दास विभाग की स्थापना की थी। दासों का ये बहुत बड़ा शौकीन था। यहाँ फिरोज़ तुगलक ने दास विभाग स्थापना करने के बाद धार्मिक क्षेत्र की अगर हम बात करें बच्चों, तो धर्म के क्षेत्र में ये कट्टर मुस्लिम धर्म का था। इस्लाम धर्म और कानून के शरीयत के आधार पर ही अपनी योजनाओं को बनाता था और हिंदुओं पर अत्याचार किए थे, हिंदू धर्म पर अत्याचार किए थे। बहुत सारे हिंदुओं को मुसलमान बनने के लिए विशेष रूप से सुविधाएं प्रदान की गई थी। इस्लाम धर्म का झंडा सब जगह फहराया गया था। यहाँ हम इसके सुधारों की बात करें, फिरोज़ तुगलक के सुधारों की अगर आगे हम बात करें तो सार्वजनिक क्षेत्र में इसने गरीबों के लिए अस्पताल बनाया था। सभी कार्य अच्छे किए थे, लेकिन कुछ आलोचनात्मक रूप से देखा जाए तो उसने हिंदुओं पर अत्याचार किए थे, इसने हिंदू मंदिरों को तोड़ा था और इस तरह से काफ़ी हद तक ये एक अच्छाइयों और बुराइयों का एक बुलबुला होता है। और ये बुलबुला जब फूट पड़ता है तो ये एक सामान्य दर्जे का एक शासक बन जाता है। उसी प्रकार कुछ इतिहासकार इलियट बताया मैंने अभी आपको, सर हेनरी इलियट नाम होता है। दूसरे एक इतिहासकार एल फिंस्टन होते हैं बच्चों। एल फिंस्टन और ये कहते हैं, अकबर की संज्ञा देते हैं, लेकिन अकबर के साथ इनकी तुलना करना काफ़ी हद तक उचित नहीं है। अकबर ने किसी एक क्षेत्र में कार्य नहीं किया। अकबर मुग़ल सम्राट के वो एक ऐसे थे कि बाबर ने मुग़ल वंश की नींव को स्थापित किया था, वहीं अकबर महान ने उस मुग़ल वंश की नींव पर एक महल खड़ा कर दिया था। और वो सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, प्रशासनिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, सार्वजनिक क्षेत्र में, सभी क्षेत्र में उनकी योग्यता को माना जाता है। उन्होंने जितने अच्छे कार्य किए थे, उन्हीं अच्छे कार्यों की वजह से अकबर को महान की संज्ञा दी गई थी। उनके अवगुण जो थे वो छिप गए थे और गुणों का बखान किया गया था। लेकिन यहाँ फिरोज़ तुगलक को एक सामान्य दर्जे का शासक बताया गया है। और क्योंकि हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा था, यहाँ आज के लिए बच्चों इतना ही काफ़ी है। फिरोज़ तुगलक
तुगलक वंश का इतिहास यहीं समाप्त होता है। हम आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और हमारा ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है, आप जो इतना हमें सम्मान दे रहे हैं उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। आप निरंतर वीडियो देखते रहिए। अब मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य पर बनाने जा रहा हूँ। विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कौन था, विजयनगर साम्राज्य कहाँ स्थित होता है, विजयनगर साम्राज्य के में कौन कौन से राजा होते हैं, विजयनगर साम्राज्य में कितने वंश का शासन होता है, कौन कौन सा संगम वंश आएगा, तुलु वंश आता है, सालू वंश आता है, अरियुडु वंश आता है, चारों वंशों में कितने राजा होते हैं, यहाँ सबसे महान सम्राट कृष्णदेवराय होता है। इन सब चीज़ों की चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, थैंक यू वेरी मच।